हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है राजस्थान की झीलें यानी कि लेक्स ऑफ राजस्थान। ये बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा इसके साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे आरएएस, कॉलेज लेक्चरशिप और अन्य इस जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले परीक्षाओं में इसमें से काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक आप बड़े ध्यान से सुने। मैं डॉक्टर एनएस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो राजस्थान की झीलें, इसमें 2 प्रकार की झीलें, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान में सतही जल के भंडार के रूप में झीलों का महत्व अत्यधिक है। यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों से नमक का उत्पादन किया जाता है तथा मीठे पानी की झीलें हैं उनसे जल आपूर्ति, पानी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, मत्स्य पालन के लिए या पर्यटन उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। खारे पानी की झीलों में सबसे मुख्य है सांबर झील, पचपतरा झील, डीडवाना झील, कुचामन झील, लूनकरणसर झील। ये आपको पहले मैप के ऊपर ज़रा गौर कीजिए। ये जो मैंने मैप खारे पानी की झीलों का मैप बनाया है, इसमें ज़िले वाइज खारे पानी की झीलें दे रखी हैं। इसमें सबसे पहले जो जयपुर में खारे पानी की झील है वो सांबर झील जो दिया है ये। उसके बाद में नागौर के अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं डीडवाना झील है, कुचामन झील है और डेगाना झील है। बीकानेर के अंदर लूनकरणसर झील है। इसी प्रकार से बाड़मेर के अंदर पचपदरा झील और जैसलमेर के अंदर कावोद झील मुख्य हैं। इसमें जोधपुर के अंदर फलोदी और वाय झील। इस प्रकार से चूरू के अंदर ताल छपर और सीकर के अंदर प्रीतमपुरी, रेवारना झील, कोछोर झील। ये कुछ एक महत्वपूर्ण हैं। इसमें अब अपन एक एक को के बारे में, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें यही आता है कि कोई भी झील के बारे में पूछेंगे और वो कौन से ज़िले के अंदर आती है। ज़्यादातर जनरल क्वेश्चन आता है। तो सांबर झील, यह जो सांबर झील है ये खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये क्वेश्चन इसमें आ जाता है। सबसे बड़ी झील है ये खारे पानी की। यह जयपुर की फुलेरा, अब तहसील के बारे में भी पूछ लेते हैं। जयपुर की फुलेरा तहसील और कुछ भाग इसमें नागौर की नावा तहसील का आता है। इसमें जो अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैंने बताया है कि सांबर झील 74 डिग्री 54 मिनट से लेकर 75 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 26 डिग्री 52 मिनट से 27 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। इस झील के आसपास का धरातल समुद्र तल से लगभग 360 मीटर ऊंचा है। वर्षा काल में इस झील की लंबाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 30 किलोमीटर और चौड़ाई दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 10 से 13 किलोमीटर हो जाती है। ग्रीष्म काल में यह झील सिकुड़कर एक छोटे गर्त या गड्ढे के रूप में रह जाती है। इस झील से प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। इस झील में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है? मेंधा और रूपनगढ़, ये इम्पोर्टेंट है। मेंधा और रूपनगढ़, तो ये नदियां इसमें आकर मिलती हैं। झील में 4 मीटर की गहराई तक नमक की प्राप्ति होती है, जबकि नमक और गर्द की दलदल की गहराई लगभग 22 मीटर तक पाई जाती है, लेकिन
4 मीटर तक की गहराई तक नमक निकाला जाता है। उसके बाद में जो दूसरी खारे पानी की झील है वो पंचपदरा झील है। ये कहाँ पर? बाड़मेर जिले के बालोतरा, बाड़मेर। ये देखिए पंचपदरा झील नक्शे में देखेंगे, पंचपदरा झील जो है, ये जो है पंचपदरा झील, ये बाड़मेर जिले के बालोतरा तहसील के उत्तर पश्चिम में ये अक्षांश दे दिए 25 डिग्री 53 मिनट से 25 डिग्री 56 मिनट और तथा उत्तरी अक्षांश तथा 72 डिग्री 7 मिनट से 72 डिग्री 14 मिनट के मध्य स्थित है। इस झील से प्राप्त नमक उत्तम कोटि का माना जाता है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इस झील से जल प्राप्ति भूमिगत स्रोतों से होती है। यहाँ नमक का उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। खारवाल जाति है जो कि नमक का उत्पादन या नमक का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद में जो तीसरी है डीडवाना झील, जो मैंने नागौर में बताई थी, इसमें डीडवाना कस्बे के दक्षिण में 27 डिग्री 21 मिनट से 27 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 32 मिनट से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इस झील की भूमि की सतह के नीचे खारे पानी की प्रचुर भंडार है। झील के समीप ही सोडियम सल्फेट संयंत्र लगा रखा है, जिसमें निर्मित नमक का उपयोग कागज़ बनाने में भी किया जाता है। तो ये जो है डीडवाना झील। डीडवाना के बाद में अब आता है कुचामन झील। ये आपको इनके ज़िले याद रखने हैं। ये जो कुचामन झील है ये भी नागौर के अंदर ही है। नागौर के अंदर देखिए 3 झीलें हैं मुख्य रूप से, डीडवाना, कुचामन और डेगाना। तो सब ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका नागौर। तो खारे पानी वाली यह झील नागौर जिले में कुचामन कस्बे के दक्षिण में 27 डिग्री 5 मिनट से 27 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 51 मिनट से 74 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। इस झील से नमक का स्थानीय उपयोग ही अधिक हो पाता है। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ से नहीं हो पाता है। तो इसके बाद में जो 5वीं मुख्य झील है वो है लूनकरणसर। ये बीकानेर की मुख्य झील है। ये बीकानेर में मैंने ये मैप दिया है, मैप जरूर बना दो परीक्षा में तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। यह झील बीकानेर जिले में बीकानेर से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लूनकरणसर के निकट विस्तृत है। लूनकरणसर शहर है, छोटा सा कस्बा है। इस झील से प्राप्त नमक अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, फलतः नमक का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है। तो ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये मुख्य रूप से मैंने बताई हैं, लेकिन इसमें ये आपको जैसे कावोद झील है और जिसकी चर्चा नहीं करी है ताल छापर है, छोटी हैं, लेकिन आपको ये याद रखनी है कौन से ज़िले में कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। मुख्य रूप से तो मैंने बता ही दिया कि सांबर झील मुख्य है, डीडवाना में डीडवाना, कुचामन, डेगाना, लूनकरणसर और पंचपदरा। लेकिन इसके अलावा ये जो और अन्य झीलें हैं इसके बारे में भी, कावोद झील के बारे में आरएएस में एक बार आया था कि कावोद झील कौन से शहर के निकट है। तो ताल छापर है, जैसे ताल छापर का जो अभ्यारण्य है तो उसके हिसाब से चूरू में है। तो ये जो भी झीलें हैं इनका आपको ज़िले मालूम होने चाहिए और ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछते। ना तो अक्षांश देशांतर के बारे में पूछते हैं, ना ही वहाँ पर कोई इसकी गहराई पूछते हैं कि कितनी गहराई तक नमक पाया जाता है। इसमें सांबर झील के ऊपर जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से ज़िले में है। यहाँ पर सांबर सॉल्ट के नाम से सरकारी उपक्रम भी लगा हुआ है, जिससे कि सरकार
नमक इससे उत्पन्न करती है। तो ये तो झीलों के बारे में। तो उपरोक्त झीलों के अतिरिक्त राज्य में खारे पानी की झीलें कावोद, जैसे मैंने चर्चा की, कावोद में, फलोदी जोधपुर में, फलोदी जैसी ये दो झीलें फलोदी व जोधपुर में हैं। राज्य में इन खारे पानी की झीलों की उपस्थिति और इनसे निरंतर नमक की प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। अब क्या क्या तर्क हैं, जैसे खारे, इस पे ये बड़ा थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले तो ये झीलें तैथिस सागर के अवशेष हैं। प्राचीन काल में जो तैथिस सागर था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उसके बीच में है, तो ये तैथिस सागर के अवशेष के रूप में झीलें हैं। इन झीलों के नीचे लवणयुक्त जल स्रोतों के प्रवाहित होने के कारण नमक की निरंतर प्राप्ति होती है। झीलों के नीचे क्या कारण है? लवणयुक्त जल स्रोत के प्रवाहित होने के कारण नमक की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। इन झीलों के नीचे पुरानी लवणीय शैलें निक्षेपित हैं, यानी कि नीचे लवणीय शैल हैं जिसके ऊपर पानी से वाष्पीकरण होता है और कोशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा इन शैलों से नमक ऊपर आकर झीलों के जल में मिलता रहता है और जैसे जैसे पानी सूखता है ये नमक के टीले के रूप में बन जाते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं के द्वारा, कौन सी? दक्षिण पश्चिमी हवाओं के द्वारा जो कच्छ के, जो अरब सागर की तरफ से आती है, उसमें कच्छ की खाड़ी से नमक के कण इस मरुस्थली भाग में लाकर बिछा दिए जाते हैं, जो वर्षा काल में छोटी नदियों अथवा नालों द्वारा इन झीलों में पहुंच जाते हैं। तो ये जो 4 कारण हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ जाता है कि जो राजस्थान में खारे पानी की झीलों के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो उसमें 4 दे देंगे, एक कोई ऐसा नॉर्मल दे देंगे, तो उसमें आपको टिक करना है कौन सा नहीं है। तो ये सबसे पहले तो ये तैथिस सागर के अवशेष हैं और ये लवणयुक्त जल स्रोतों के प्रवाहित होने के कारण हैं। दूसरा, पुरानी लवणीय शैलें निक्षेपित है नीचे, उसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा नमक ऊपर आ जाता है। और चौथा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के द्वारा कच्छ की खाड़ी से नमक के कण मरुस्थली भाग में बिछा दिए जाते हैं। तो ये तो हो गई मीठे पानी की झीलें। अब आता है खारे पानी की झीलें। अब आता है मीठे पानी की झीलें। अब मीठे पानी की झीलें तो बहुत हैं, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इसमें भी मैंने मैप बना के समझाने का प्रयास किया है। आप इसमें देखिए, हर जो जैसे राजसमंद झील है, ये राजसमंद और जयसमंद, गैव सागर, भोपाल सागर, ये सारी झीलें और जिले वाइज मैंने बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले जयसमंद झील, यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी और एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराणा जयसिंह द्वारा किया गया। जयसमंद झील का महाराणा जयसिंह, ये इसमें ये है। यह झील गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। इसमें ढेबर झील के नाम से पुकारे जाने वाली यह झील, अब इसका क्या नाम है? ढेबर। ठीक है। ये लगभग उदयपुर से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 24 डिग्री 13 मिनट से 24 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 55 मिनट से 74 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये जैसलमेर, इस झील की लंबाई कितनी है? लगभग 15 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसके जल का उपयोग सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए किया जाता है।
इसमें इस सिंचाई हेतु झील से श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई है। देखो ये मतलब इसमें ये क्वेश्चंस अपने आप इम्पोर्टेंट तुम्हें नज़र आएंगे। तो इससे कौन कौन सी नहर, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। उदयपुर नगर की जल आपूर्ति करने के लिए इस झील से पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे कि वहाँ जयसमंद झील से पानी की प्राप्ति होती है। तो अब इसके बाद में देखिए ये उदयपुर के अंदर देखो ये दे रखी हैं, जयसमंद झील है, पिछोला झील है, ये देखिए पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर और उदय सागर उदयपुर में। तो अब ये राजसमंद इसके साथ में जिला है, उसमें राजसमंद झील हो गई। अब राजसमंद जिले में ये कांकरोली के निकट इस झील का निर्माण 1662 में, काफ़ी पुरानी है, में महाराणा राज सिंह ने करवाया। तो ये 1662 जो है इसमें कौन से राजा ने करवाया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यह झील 25 डिग्री 3 मिनट से 25 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 51 मिनट से 73 डिग्री 51 मिनट से 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यह लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी और 2.5 से 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में गोमती नदी आकर मिलती है। ये थोड़ा सा जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, गोमती नदी आकर इसमें मिलती है। इस झील का निर्माण अकाल से राहत दिलाने के उद्देश्य से कराया गया था और झील की पाल की लंबाई 999 फुट, चौड़ाई 99 फुट और प्रत्येक सीडी 9 इंच की है तथा प्रत्येक छतरी में 9 डिग्री का कोण और 9 फुट की ऊंचाई है। तो ये इस झील की जो इम्पोर्टेंस है ये देख लीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, ऐसी कौन सी झील है जिसमें 999 फुट लंबाई, 99 फुट चौड़ाई और प्रत्येक सीडी 9 इंच और छतरी 9 डिग्री का कोण बनाते हुए और ऊंचाई 9 फीट छतरी। तो ये बस इस टाइप से आपका आकलन, ये बारीक जो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे कि ये स्टूडेंट या जो परीक्षार्थी है उसकी डेप्थ, उसकी नॉलेज की डेप्थ पता करने के लिए, तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब तीसरी जो है उदयपुर में पिछोला झील। ये उदयपुर नगर के पश्चिम में विस्तृत इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे ने करवाया था और ये उत्तर से दक्षिण की ओर इस झील की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। यह झील स्वरूप सागर या रंग सागर और लिंक नहर के द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। तो अब ये ऐसी कौन सी झील है जो फतेह सागर से जुड़ी हुई है? तो पिछोला झील। पिछोला झील बिल्कुल उदयपुर शहर के पश्चिम में बीचों बीच स्थित है। इसी के साथ ही इसके ऊपर सर्किट हाउस है। तो फतेह सागर झील, इसमें देखिए ये जो फतेह सागर झील है महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनाई गई। यह झील 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भी उदयपुर में ही है। इसके जल का उपयोग पेयजल आपूर्ति हेतु किया जाता है। सीसारमा नदी पिछोला झील में आकर मिलती है। अब उसके बाद में उदय सागर झील जो है उदयपुर नगर से 12 किलोमीटर पूर्व में 24 डिग्री 33 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 48 मिनट से 75 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य यह झील सर्पिलाकार यानी मेंडर्स बनाते हुए 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था तथा इसमें आहड़ नदी आकर मिलती है। आहड़ नदी आकर मिलती है, उदयपुर में है आहड़ नदी।
इसके जल का उपयोग सिंचाई व औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसके बाद में ये जो आना सागर झील है, मीठे पानी की झील, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, ये दो पहाड़ियों के बीच में पाल डालकर सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के पितामह राजा अर्णोराज, जो कि जिसको आनाजी भी कहते थे, तो पृथ्वीराज तृतीय के पिताश्री थे जो राजा अर्णोराज या आनाजी। इसने 1135 ईस्वी में, बहुत पुरानी झील है, यह कृत्रिम झील अजमेर शहर में बनवाई थी। इसके जल का उपयोग भी आजकल पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो आना सागर जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट झील है, मीठे पानी की झील, जो कि अर्णोराज या आना जी ने बनवाई थी, कितने 1135 ईस्वी में। इसके बाद में जो पुष्कर झील है, ये भी अजमेर में आ गई। ये अर्धचंद्राकार में फैली हुई यह झील अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर घाटी में विस्तृत है, नाम से ही प्रतीत होता है। इस झील में 3 और अरावली की पहाड़ियां हैं और झील के आसपास का धरातल समुद्र तल से लगभग 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील पर 52 घाट बने हुए हैं। इनमें वराह, ब्रह्मा, गो घाट, ये 3 मुख्य इम्पोर्टेंट पवित्र घाट हैं। इसके बाद में जो है सिलिसेट झील जो है, ये अलवर के अंदर स्थित है। अलवर से 16 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित यह झील 3 ओर से अरावली की पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है तथा इस झील का उपयोग नौका विहार, मत्स्य पालन और सिंचाई हेतु किया जाता है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट झील है बालसमंद या कायलाना झील है। ये जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित बालसमंद झील से 1 किलोमीटर, बालसमंद झील जो है 1 किलोमीटर लंबी और 150 फीट चौड़ी है और ये भी सन 1159 में 1159 में इस झील का निर्माण परिहार शासक राव ने करवाया था। जोधपुर के पश्चिम में ये झील कायलाना जो झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। जोधपुर को पेयजल आपूर्ति कराने में इस प्राकृतिक झील का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कौन सी झील है? प्राकृतिक झील है, नेचुरल। इस झील के समीप ही उमेद सागर बांध है। तो ये जो मीठे पानी की झीलें बताई, खारे पानी की झीलें बताई, अब राज्य में जिले अनुसार मीठे पानी की झीलें एवं बांध निर्मित झीलों का विवरण भी मैंने ये दे दिया है, विस्तार से जिले वाइज दिया है। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से इसमें इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़िले में कौन सी झील है, ये आपको करना है। और इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप मैप को ज़रूर बनाइए, दोनों मैप बनेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर से RAS और कॉलेज लेक्चरर के लिए भी 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो इसका मैं PDF नोट्स भी आपके उस पर ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। मैं यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।